हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? हेलो आकाश, हेलो निकिता जी, गुड आफ्टरनून। हेलो हिमांशु, हेलो जी, हेलो निकिता, हेलो आकाश, हिमांशु, गुड आफ्टरनून। दिव्या सोनी जी, गुड आफ्टरनून। इंडोनेशिया किटकेट, गुड आफ्टरनून। अलीना, गुड आफ्टरनून। सानिया जी, गुड आफ्टरनून। आ जाइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं बैकलॉग सीरीज के दूसरे लेक्चर के केमिस्ट्री के, ठीक है, जिसमें हम केमिकल बॉन्डिंग के होमवर्क को डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा पूरे चैप्टर का। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? सब बच्चे एकदम बढ़िया हैं, आ जाइए सब, और फिर धीरे धीरे बीच में कुछ और बातें भी करेंगे, ठीक है। ओके, कमेंट आ रहा है भैया, आप सभी बच्चों का कमेंट आ रहा है। हेलो हबीबा, हेलो एबीडी, हेलो नागेंद्र, हेलो, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो श्वेता जी, हेलो अलका, हेलो सिमरन, हेलो सत्यम, पूजा, बुशरा जी, सबका कमेंट आ रहा है भाई, सबका कमेंट आ रहा है। समीर, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। ओके, तो पहली बात, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल संडे है और कल बैच 2 वालों की क्लास है, ठीक है। कल संडे है, कल बैच 2 वालों की क्लास है, ताकि हम कल ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे और ये जो बचा हुआ पोर्शन है अपना कवर करेंगे, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहली बात तो ये। ओके, कब होगी वो थोड़ा आगे मैं बता दूंगा। हाँ जी, आ जाइए। हेलो आदित्य, गुड आफ्टरनून, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आयशा सिद्दीकी जी, बेटा साथ के साथ अपन इसमें पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो थोड़ा अपन इस ब्लॉक में भी देखेंगे, चिंता मत करो। हाँ आयशा, राम जी, राम। हेलो महेंद्र, हेलो प्रतिभा, हेलो पवन, हेलो मोहम्मद, हेलो अतुल, गुड आफ्टरनून। सिया जी, कैसे हैं आप सब? आ जाइए, सिद्धू मूसेवाला, आ जाइए। हाँ जी, पायल राज। अच्छा, आज का ये जो लेक्चर है बेटा, ये भी आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाला लेक्चर भी आपको केमिकल बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। और आज का हमारा एजेंडा क्या है यहां पर? केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि इस महीने में हमने ये 2 चैप्टर पढ़े थे ना, तो केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां पर हम रिवीजन करेंगे विद द हेल्प ऑफ होमवर्क डिस्कशन। ओके, और फिर उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक बात मैं आपको और बता दूं बेटा, संडे ओके, बैच 2 एक्स्ट्रा क्लास होएगी। टाइमिंग है बेटा, टाइमिंग इसकी आपको अपन मॉर्निंग में रख लेते हैं, ठीक है। मॉर्निंग में रखेंगे, बढ़िया से अच्छे से सारी बातें क्लियर करेंगे 11 AM से, ठीक है। ठीक है बेटा, ओके। हाँ जी, मंजीत पढ़ सकते हो बेटा। ओके, तो संडे को बैच 2, ओनली बैच 2, ठीक है, बैच 1 वालों की नहीं बेटा। ओके, 11 बजे से क्लास रहेगी, तब तक आप बढ़िया से खाना वाना खा लें, आराम से बढ़िया से बैठ जाएं, क्योंकि बेटा हम क्या करेंगे, कल बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। कल मैं 5-6 घंटे की क्लास लूंगा तुम्हारी। नहीं अरशद बेटा, 10 बजे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 8 बजे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ओके, अपन 11 बजे से पढ़ेंगे, अच्छे से सारी पूरी चीजें कवर अप कर लेंगे। ओके, हाँ जी, 8 घंटे तो नहीं, लेकिन कम से कम मैं 5-6 घंटे क्लास लूंगा कल। ओके, हाँ जी, PSLV लॉन्च हो गया, सूरज पर चला जाएगा बिल्कुल, अपवन फुगुनिया। हाँ जी, अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम मिले हैं बेटा यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग के होमवर्क डिस्कशन, जिसमें हम क्या करेंगे, बैकलॉग के जरिए, क्वेश्चंस के जरिए अपना बैकलॉग कवर अप करते जाएंगे, ठीक। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले तो अपन मुद्दे की बात कर लेते हैं। हाँ जी,
हाँ, पहले ही क्वेश्चन से हम यहां पर आए। मैच है तो ठीक है ना, क्या हो गया यार, मैच तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब देखो केमिकल बॉन्डिंग का पहला लेक्चर, जिसका पहला क्वेश्चन। हाँ जी, अभी तक ऑर्गेनिक का नहीं पढ़े यादव जी, बेटा ऑर्गेनिक का भी टर्न आएगा, ऑर्गेनिक का भी टर्न आएगा, टेंशन मत लो, हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी बेटा, हो जाएगी अंशु, ठीक है। हाँ जी, अरे रिवीजन एनसीईआरटी संपूर्ण, बेटा एनसीईआरटी संपूर्ण आपको दे तो रखे ना। अगर हम वापस से थ्योरी पढ़ेंगे तो बेटा फिर हम ना मतलब आज की क्लास को ज्यादा अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। हम क्वेश्चंस लगाएंगे, उसमें तुम्हारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक बीच बीच में आएंगे जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, टाइम वेस्ट नहीं करते। प्रबलतम बंध है तो मैंने आपको यह पढ़ा रखा है कि बंध में सबसे प्रबल होता है आयनिक बंध, सबसे प्रबल होता है आयनिक बंध। तो इसका तो ऑप्शन नंबर 1 है, किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें। ओके, अगला क्वेश्चन बेटा, निम्नलिखित में किस पदार्थ का क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है? तो आपको मैंने पढ़ाया है कि आयनिक बंध सबसे मजबूत होता है, इसमें अरेंजमेंट बहुत ही फिक्स होता है एटम्स का, और इस वजह से यहां पर इनके क्वथनांक और गलनांक अपेक्षाकृत ज्यादा होते हैं। तो यहां पर जो आयनिक है, आयनिक कौन है? CSF। देखते हैं, पता लगा लिया, क्योंकि आयनिक बंध धातु और अधातु के बीच में बनता है। क्लियर हो गया? ओके, बी आंसर है। हाँ जी, किस प्रकार के यौगिक उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक दर्शाते हैं? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक को वैद्युत संयोजी यौगिक भी कहा जाता है, वैद्युत संयोजी यौगिक भी कहा जाता है। क्लियर है? ओके, आगे देखो। हाँ जी, कौन सा सबसे ज्यादा आयनिक है? आयनिक बंध वो ज्यादा आयनिक होगा जिसमें परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं का अंतर बहुत ज्यादा हो, परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं का अंतर बहुत ज्यादा हो। ओके, अरे बेटा यहां पर ये बैकलॉग इससे क्लियर हो जाएगा ना, बार बार तुम घर पे जाके थ्योरी पढ़ते हो। ओके, तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर अधिक आयनिक कौन सा होगा? अधिक आयनिक कौन सा होगा? पहली बात तो आयनिक यौगिक धातु अधातु के बीच में बनता है, सीजियम क्लोराइड, ठीक है। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम और क्लोरीन में विद्युत ऋणताओं का अंतर उतना नहीं होता जितना सीजियम और यहां पर क्लोरीन में होता है, क्योंकि सीजियम तो एस ब्लॉक में आता है, ठीक है, उनकी विद्युत ऋणता तो बहुत ही कम है। ओके, हाँ जी, ओके, तो ए हो जाएगा। अब आगे देखो, आयनिक क्रिस्टल जल में घुलते हैं, क्योंकि आयनिक यौगिक जल में घुलते ही आयनित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जल के विपरीत आवेशित सिरे इनको अपनी ओर खींचेंगे और आयनिक बंध को तोड़ देंगे। अरे शुभम अग्रवाल बेटा उसको क्यों लिख रहा है? उसको तो रिवीजन करना, इतना लिखना लिखना लिखना, उससे बजाय प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। लिखवाने का काम मैंने करवा दिया है। ओके, आयनिक यौगिक जल एक एम्पी प्रोटिक विलायक है? नहीं है, ये H+ आयन देता है सिर्फ। यह जल उच्च क्वथनांक वाला द्रव है। ओके, हाँ जी, और जरा देखो ध्यान से, जल योजन से जल क्रिस्टल जालक में अंतर आयनिक आकर्षण को दुर्बल करता है। चारों ऑप्शन देख लो कि यार आयनिक यौगिक जल में क्यों घुलते हैं, उसका कारण था जल योजन ऊर्जा। आयनिक यौगिक जल में घुलते थे क्योंकि जल में डालने के बाद उनका आयनन हो जाता था। क्यों? क्योंकि जल के विपरीत सिरे विलायकन ऊर्जा या जल योजन ऊर्जा हमने पढ़ा था कि आयनिक यौगिक जल में घुल जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। कारण क्या था? जल योजन ऊर्जा। हाँ या ना? तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा बेटा? डी करेक्ट हो गया। ओके, हाँ जी, अगला, किस यौगिक में वैद्युत सहसंयोजक बंध है? तो वैद्युत सहसंयोजक बंध का मतलब होता है आयनिक बंध। आयनिक बंध धातु अधातु के बीच में बनता है, तो NaCl, खट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जरा देखो, यदि NaCl को जल में घोलते हैं तो सोडियम आयन क्या होता है? ऑक्सीकृत, अपचयित, जल अपघटित या जल योजित? देखो ध्यान से, मैं यहां पर आपको दो चीजें बताना चाहूंगा बेटा। जल अपघटन और जल योजित, इन दोनों में क्या मतलब है? जब हमने NaCl को जल में डाला तो NaCl में क्या होगा बेटा? Na+ आयन होगा। इस Na+ आयन को जल के ऋणावेशित सिरे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे और इसको घेर लेंगे। हाँ या ना? तो जल का ऋणावेशित सिरा इसके चारों ओर लिपट जाएगा। ये तो होता है जल योजित होना।
और जल अपघटन मतलब जल के साथ क्रिया करना। जैसे अगर मैं यहां पर तुम्हें कोई दूसरा कंपाउंड दे दूं, यहां पर मैं तुम्हें दे दूं जैसे कि मैंने दे दिया यहां पर, जैसे कि CO2 को जल में डाला, तो यहां पे ये आयनित नहीं होता, ये जल के साथ क्रिया कर लेता है और H2CO3 बना लेता है। ये है जल अपघटन। जल के साथ क्रिया करना। और जल योजित, ये आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिकों का जल योजन होता है, जल अपघटन नहीं होता। जल अपघटन होता है सहसंयोजक यौगिकों का। जल अपघटन का मतलब होता है जल के साथ क्रिया करना। और जल एक सहसंयोजी यौगिक है, तो वो सहसंयोजी यौगिकों के साथ ही क्रिया करेगा। आयनिक यौगिकों का बस वो बंध तोड़ने का काम करता है कि आओ आप हमारे यहां पे आके अलग हो जाओ, बस। ठीक है, क्लियर है सबको? पहली बात तो ये समझ में आ गई आपको, कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, तो यहां तो NaCl तो क्या होता है, आयनिक यौगिक है, तो इसका जल योजन हो जाता है। क्लियर है बेटा? ओके, अब आगे देखो, डी हो जाएगा इसका आंसर। हां जी, एक धातु के सल्फेट का सूत्र ये है, तो इसके फास्फेट का सूत्र बताना बहुत ही आसान है। तो जरा देखो ध्यान से, धातु के सल्फेट का सूत्र दे रखा है, ये 2 इस सल्फेट के ऊपर से आया होगा, 3 इसके माथे पे से आया होगा, तो धातु पर आवेश +3 हो गया। फोस्फेट आयन क्या होता है? फोस्फेट आयन होता है बेटा PO4 3-, तो आई होप आप समझदार है, MPO4 बन जाएगा। ठीक है, ओके, इसमें टाइम नहीं देना है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, यहां पे धातु पे प्लस आवेश पता चल जाएगा आपको कि प्लस, धातु पर +3 आवेश है। फोस्फेट आयन क्या होता है? PO4 3-। ठीक है सर, Na का आकर्षित होगा ना, क्या होगा? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आगे देखो, आयनिक यौगिकों के लिए सही कथन नहीं है, आपको गलत कथन बताना है। उच्च गलनांक रखते हैं, निम्न जालक ऊर्जा, कार्बनिक यौगिकों में कम विलेयता, बिल्कुल कम विलेयता होती है, जल में घुलनशील होते हैं, क्या? निम्न जालक ऊर्जा। आयनिक यौगिकों की जालक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। बोलो पक्का? बी। वेरी गुड पायल, वेरी गुड अंबिका, वेरी गुड आदित्य प्रताप, वेरी गुड संध्या। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस तब आएगा जब मैंने बोला था कल कि अपन ये डिस्कशन करेंगे तो थोड़ा सा भी पढ़ के आएंगे तो काम हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि आयनिक यौगिक प्रबल आयनिक बंध रखते हैं और उससे उनकी जालक ऊर्जा बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, तो निम्न जालक ऊर्जा इनकी नहीं होती है। तो हमें क्या बताना था? गलत नहीं, आयनिक यौगिकों की जालक ऊर्जा उच्च होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अब यहां पे खत्म। तो पहले लेक्चर का होमवर्क डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो बता दो, क्वेश्चन नंबर बोल दो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप दोबारा से इनको देखोगे तो कर पाओगे बेटा। अगला लेक्चर नंबर 2। हाँ जी, लेक्चर नंबर 2, आयनिक बंधन, लेक्चर नंबर 2। सहसंयोजकता में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6, वैद्युत संयोजक बंध मतलब बेटा आयनिक बंध। आयनिक बंध धातु अधातु के बीच में बनता है। सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु है। ये इतना बेसिक क्वेश्चन तुम्हारे नीट में नहीं आएगा, ये तुम्हें बस केवल सिखाने के लिए दिए गया है। ठीक है, ओके, बाकी क्वेश्चंस भी आसान है। ठीक है, धातु के सल्फेट, फोस्फेट, सल्फेट का सूत्र दे रखा है। यहां से आप धातु पे आवेश निकाल लो, जो बाहर 3 है वो इसके माथे पे से गया होगा। रासायनिक सूत्र का निर्माण करना सीखा होगा ना क्लास 10th में। ओके, आगे। हाँ जी, सहसंयोजकता में क्या होता है? अब अरे क्या होता है? हाँ जी, सहसंयोजकता में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आयनिक बंध में होता है कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, दूसरा लेगा। क्या इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो? ठीक है,
एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी दो परमाणुओं के मध्य होती है, एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन दो परमाणु के बीच में उपसहसंयोजक बंध में आते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, बी करेक्ट। ठीक है, सहसंयोजकता में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो, वेरी गुड। सहसंयोजकता का अर्थ क्या होता है? संयोजकता का अर्थ परमाणु की संयोजन क्षमता। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी कि कोई एटम कितने के साथ कंबाइन हो सकता है, यस और नो। ठीक है, संयोजन क्षमता। आवेश, आयन पर आवेश संयोजकता नहीं होता है बेटा। ठीक है, उसकी संयोजन करने की क्षमता की वो कितने बंध बना रहा है, दैट्स इट। ओके, समझ में आया? ओके। ग्रेफाइट में बंधन की प्रकृति होती है, तो ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है, तो कार्बन 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 के बीच में बंधन कौन सा होता है? कार्बन कार्बन अधातु है, अधातुओं के बीच में सहसंयोजक बंध पाया जाता है, तो सहसंयोजक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए, ठीक है, ओके। किस यौगिक में इलेक्ट्रॉन की कमी है? इलेक्ट्रॉन की कमी जब भी पूछा जाए तो अष्टक नियम दिमाग में आना चाहिए कि जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन न्यून होंगे। ठीक है, ओके। तो अब जरा, अरे हाँ जी, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि वर्ग संख्या 13 के यौगिकों के बाह्यतम कोश में देखो, या तो आयनिक इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी बेरिलियम के यौगिकों में, क्योंकि बेरिलियम भी दो ही बंध बनाता है और सहसंयोजी यौगिक होता है वो, या फिर वर्ग संख्या 13 बोरोन, एल्यूमिनियम, इनके यौगिक जनरली इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं बेटा, तो ध्यान रखना। ICl, आयोडीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए एक एक ही बंध बनाना था, बन गया, काम हो गया। ठीक है, NH3, अमोनिया के नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बंध बना लेता है, अष्टक पूरा हो जाता है। ठीक है, BCl3, वेरी गुड। ठीक है, इसका आंसर है BCl3। सर इसकी स्लाइड कहां होती है, प्लीज बता दो। बेटा इस क्लास की कोई स्लाइड अपलोड नहीं होती है, ये जो बैकलॉग सीरीज में जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप ही के क्वेश्चंस निकाल करके मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं। जो आपको हम होमवर्क में देते हैं ना, तो ये वही है, हर एक लेक्चर में जो जो होमवर्क में क्वेश्चंस दिए गए वही है यहां पर। ठीक है, ओके। ये क्लोरीन था BCl3, ये आयोडीन था और ये Cl था। हाँ, ये Cl था बेटा, बुशरा। ठीक है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, वेरी गुड। बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। ठीक है, ओके, वेरी गुड, सी आंसर। किस तत्व की सहसंयोजी बनाने की प्रवृत्ति होगी? किस तत्व की सहसंयोजी यौगिक? अब सहसंयोजी यौगिक तो अधातुएं बनाती है। अब बेरिलियम धातु है, बेरिलियम, ये बेरियम, ये बेरिलियम, अरे यार, हाँ जी। किस यौगिक की सहसंयोजी बंध बनाने की प्रवृत्ति होगी? तो बेटा याद करो, हमने फजान का नियम पढ़ा था, फजान का नियम पढ़ा था। तो देखो ध्यान, सारी की सारी एस ब्लॉक की धातुएं दे रखी, इसने बेरिलियम दे रखा है, फिर मैग्नीशियम दे रखा है, फिर कैल्शियम दे रखा है, फिर बेरियम दे रखा है। तो सहसंयोजी ज्यादा कौन बनाएगा? क्या बेरिलियम बनाएगा? ऊपर ये देखो, धात्विक गुण ऊपर से नहीं चलने पर बढ़ते जाते हैं, धात्विक गुण ऊपर से नहीं चलने पर बढ़ते जाते हैं, याद है। और बेरिलियम को तो हमने क्या बोला था? उभयधर्मी तत्व, उभयधर्मी तत्व। ठीक है, ये बेरिलियम के इसके यौगिक जनरली कैसे होते हैं? सहसंयोजी होते हैं। फजान का नियम लगा के भी देख सकते हो, इस पे भी +2 आवेश होता है, इस पे भी +2 आवेश होता है, इस पे भी +2 आवेश होता है, इस पे भी +2 आवेश होता है। आवेश सब पे समान है, ऊपर से नहीं चल रहे, धनायन का आकार बढ़ रहा है, धनायन का आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है तो उसकी ध्रुवण क्षमता घट जाएगी, ध्रुवण क्षमता घट जाएगी तो वो ऋणायन के ध्रुवण को उतना इफेक्टिव नहीं कर पाएगा, और ऋणायन का जब तक ध्रुवण नहीं होगा उसमें आयनिक सहसंयोजी गुण उत्पन्न होंगे नहीं। हाँ है ना, ये सबसे छोटा है,
इसकी ध्रुवण क्षमता ज्यादा है, इस वजह से यह सहसंयोजी यौगिक ज्यादा बनाएगा। सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी फॉर बेरिलियम। बेरिलियम, ठीक है, पक्का ना? वेरी गुड। हाँ जी, सहसंयोजी यौगिकों का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? ट्राई करें। सहसंयोजी यौगिकों का, सर जो पीडीएफ है वो सीरियल वाइज नहीं है, ढूंढने में दिक्कत है। बेटा सीरियल वाइज है, लेक्चर नंबर 2 है ये, देखो लेक्चर नंबर 2। अरे यार क्या दिक्कत है ये? इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। सहसंयोजी यौगिक का बढ़ता हुआ मतलब सहसंयोजी यौगिक, देखो लिथियम सोडियम बेरिलियम, बेरिलियम सोडियम लिथियम, लिथियम बेरिलियम, देखो जितना ज्यादा, अब आप सब देखो सब में मैं कैसे कर रहा हूं, मेरी बात सुनना। सहसंयोजी गुण किसमें ज्यादा है? वैसे तो सारे आयनिक यौगिक है, धातु अधातु धातु अधातु। सहसंयोजी गुण फजान के नियम से हम देख सकते हैं। देखो सब में ऋणायन समान है, धनायन अलग अलग है। यहाँ पे लिथियम प्लस है, Na+ है और बेरिलियम 2+ है। क्या बेटा ध्रुवण क्षमता बेरिलियम, सबसे कम ध्रुवण क्षमता सोडियम प्लस की होगी, आकार बड़ा है। आकार देख लो, आकार आकार सबसे छोटा आकार होगा बेरिलियम 2+ का, फिर उससे बड़ा होगा लिथियम प्लस का, फिर सबसे बड़ा होगा Na+ का। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? क्या इस बात में कोई दिक्कत है? क्या ये बात समझ में आ गई? सबसे छोटा आकार बेरिलियम 2+ का, जैसे जैसे धनावेश बढ़ता है आकार घटता है। ये दोनों दूसरे आवर्त में आते हैं, ये तीसरे आवर्त में आता है। तो आकार जितना बड़ा उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी कम। तो ध्रुवण क्षमता का क्रम क्या हो गया? ध्रुवण क्षमता का क्रम क्या हो गया? सर ध्रुवण क्षमता सबसे ज्यादा होगी बेरिलियम +2 की, फिर Li+ की, फिर Na+ की सबसे कम। जितनी ज्यादा ध्रुवण क्षमता उसमें सहसंयोजी गुण उतने ज्यादा, तो सहसंयोजी गुण उतने ज्यादा जी गुण इसके यौगिक में ज्यादा, फिर इसके में सबसे कम। तो BeCl2 फिर LiCl फिर NaCl। क्या ऑप्शन नंबर डी? अच्छा बढ़ता क्रम पूछा है, बढ़ता क्रम पूछा है, सॉरी बढ़ता क्रम पूछा है, तो यहां पर फिर हो जाएगा सी। हाँ या ना? हमसे बढ़ता क्रम पूछा है। देखो क्वेश्चन में इस बात को भी समझे कि आपसे क्रम कौन सा पूछा हुआ है। बढ़ता क्रम मतलब छोटे से बड़े की ओर, घटता क्रम मतलब बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। समझ में आ गया? ये सबसे ज्यादा सहसंयोजी है, ये सबसे कम सहसंयोजी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया सबको? ओके हाँ, सहसंयोजी यौगिकों के मुकाबले वैद्युत सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः क्या रखते हैं? हाँ या ना? तो जरा देखो ध्यान से, सहसंयोजी, सर गलत मत कीजिए प्लीज। अरे मैं रोबोट हूं बेटा, मैं रोबोट हूं, मेरे से गलती नहीं होती है ना? सहसंयोजी यौगिकों के मुकाबले वैद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः रखते हैं, क्या रखते हैं? मतलब सहसंयोजी यौगिकों में क्या ज्यादा बढ़िया है? निम्न गलनांक निम्न क्वथनांक के मुकाबले वैद्युत संयोजी। अच्छा, हमें सहसंयोजी के मुकाबले वैद्युत संयोजी अर्थात आयनिक यौगिक क्या रखते हैं? आयनिक यौगिक क्या निम्न गलनांक वाले होते हैं? नहीं। क्या ये निम्न गलनांक उच्च क्वथनांक, दोनों ही उच्च होते हैं इनके? तो उच्च गलनांक उच्च गलनांक उच्च क्वथनांक। हाँ या ना? उच्च गलनांक उच्च क्वथनांक, ठीक है। बढ़ता क्रम, अरे बढ़ता क्रम मतलब देख, ये बढ़ता क्रम छोटे से बड़े की ओर, ये बढ़ता क्रम, जिसकी तरफ मुंह खुलेगा वो बड़ा। घटता क्रम बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ये घटता क्रम, ठीक है। ठीक है बेटा, ओके।
यार अगर तुमने नोट्स बनाए हुए तो तुम्हें बार बार पीडीएफ ढूंढने की क्या जरूरत है बेटा, डेट वाइज देख लो ना, डे वाइज देख लो, जिस दिन तुम्हारी क्लास है उस दिन अगले दिन उसकी पीडीएफ अपलोड हो जाती है। या तो तुम एक साथ देखते होंगे या एक साथ छापने की कोशिश करते होंगे, डेली का काम डेली नहीं करते हो। क्या समझ में नहीं आया? ये तो क्वेश्चन समझ में आया होगा ना आयनिक यौगिकों की। अब आगे देखो, हाँ जी, सर्वाधिक सहसंयोजक गुण किसमें होते हैं? अरे यार दिमाग लगाना, सर्वाधिक, यार देखो युवराज श्रॉफ, अगर बेटा आपने केमिकल बॉन्डिंग के सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, आपको कोई डाउट नहीं है तो आप जा सकते हो, अदरवाइज आपको यहां ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये पेड क्लास है। ओके, फिर बोलते हो हमारे पास टाइम नहीं बचता। इनमें कौन ज्यादा सहसंयोजी? देखो समानता कुछ ना कुछ दिखाई देगी, इसमें भी कैल्शियम है, इसमें भी कैल्शियम, इसमें भी कैल्शियम, इसमें भी कैल्शियम, मतलब कैल्शियम के हिसाब से तो आंसर नहीं आएगा। यहां पे फ्लोराइड आयन है, यहां पे अगले वाले में क्लोराइड है, अगले वाले में ब्रोमाइड है, अगले वाले में आयोडाइड है। तो सहसंयोजी, फजान का नियम देखो, फजान का नियम क्या बोलता था कि जितना बड़ा ऋणायन होगा, ऋणायन जितना बड़ा उसके इलेक्ट्रॉन की दूरी उतनी ज्यादा, उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से ध्रुवित किया जा सकता है। तो ऋणायन का आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है, हाँ, तो ऋणायन का आकार बढ़ रहा है तो अर्थात सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण I- का होगा, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक से बहुत दूर है, तो ध्रुवीकरण ज्यादा, ध्रुवीकरण बढ़ेगा, ध्रुवीकरण बढ़ेगा, और ध्रुवीकरण बढ़ेगा तो यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व धनायन अपनी ओर खींच करके ज्यादा ले जाएगा, तो यहां पर I का सबसे ज्यादा होगा, अर्थात CaI2 सबसे ज्यादा सहसंयोजी होगा, सबसे ज्यादा आयनिक पूछा जाता तो ये होता। ठीक है, डन है बेटा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। हाँ जी, बोरोन सहसंयोजी यौगिक बनाता है, बोरोन सहसंयोजी यौगिक बनाता है, क्या कारण है? पहली बात तो बोरोन एक अधातु है, छोटा आकार है, उच्च आवेश है, देखो ध्यान से, हाँ जी, बोरोन सहसंयोजी यौगिक बनाता है, छोटा आकार, उच्च आयनन ऊर्जा, निम्न आयनन ऊर्जा। देखो छोटा आकार है तो आयनन ऊर्जा ज्यादा ही लगेगी ना यार, खत्म बात। अगर आयनन ऊर्जा ज्यादा है, छोटा आकार, जितना छोटा आकार होता है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, एक और बी दोनों डी। ठीक है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन, सहसंयोजी यौगिकों का गलनांक कम होता है क्योंकि इनमें बनने वाला बंध दुर्बल होता है आयनिक के मुकाबले। देख लो, क्वेश्चन देखते ही तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, इसका आंसर तो ये होगा, फिर अपन ऑप्शन से मैच करेंगे। ठीक है, क्योंकि आयनिक बंध कम उष्माक्षेपी होती है, फर्जी बात है, तो आयनिक गुणों का आकार निश्चित होता है। ठीक है, उससे क्या होता है, सहसंयोजक बंध, सॉरी सहसंयोजक बंध आयनिक बंध की तुलना में दुर्बल होते हैं, खत्म बात। अरे सहसंयोजी यौगिकों का गलनांक कम होता है क्योंकि सहसंयोजक अणु दुर्बल वांडरवाल बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। इसका आंसर डी दे रखा है, सहसंयोजी यौगिकों का गलनांक कम होता है, दुर्बल होते हैं, दुर्बल वांडरवाल बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर निकलेगा ना बेटा वो सी से ही निकलेगा। इसका करेक्ट आंसर ना इसका सी से ही निकलेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा इसका सी से ही निकलेगा। ऑप्शन चारों करेक्ट है कि यार ये कम उष्माक्षेपी होते हैं, यहां उतना उष्मा नहीं निकलती है। ठीक है, इनका आकार फिक्स होता है। ठीक है, इनके अंदर अणुओं के बीच में पाए जाने वाला बंध, ठीक है, ये एक HCl अणु है, ये फिर दूसरा HCl अणु है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ आकर्षण होता है, पढ़ाया था मैंने आपको, सब रीजन है। लेकिन इनके बीच में अगर हम बोले तो आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। हाँ या ना, हाँ या ना? ओके, इन यौगिकों का गलनांक कम क्यों होता है? क्योंकि सहसंयोजी बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है। ओके, तो यहां पर सहसंयोजक बंध
आयनिक बंध की तुलना में दुर्बल होता है। तो ये संयोजी बंध आयनिक बंध की तुलना में दुर्बल होता है। बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे ही होने में सही है, लेकिन इस चीज को करेक्ट आंसर कौन बता रहा है? ऑप्शन नंबर सी। कहां दे रखा है? गलत क्यों देते हो? कौन सा गलत हो गया बताना जरा। आपसे मैं 100 क्वेश्चन, आपका जब पेपर देता हूं, पेपर देते हैं आपको 200 क्वेश्चन का, फिर मैं पूछूं आपने गलत क्यों किया? गलत क्यों करते हो? 200 क्वेश्चन दिए थे, सारे के सारे सही होने चाहिए थे। एक्यूरेसी तो 100% आपकी भी नहीं है, इन मशीनों की भी नहीं है। ठीक है, अब आगे, अब आगे। हाँ जी, ये वाला भी क्लियर। लेक्चर नंबर 2 के बाद लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3। हाँ जी, निम्न अणु में परमाणुओं की रैखिक व्यवस्था नहीं रखते। निम्न में से कौन से अणु रैखिक व्यवस्था नहीं रखते? कौन सा आएगा? आकांक्षा आपका भी आएगा। गलनांक, क्वथनांक। बेटा आयनिक यौगिकों में पढ़ाया तो है गलनांक वालों, ठीक है, ओके। आयनिक यौगिकों में हमने पढ़ा तो है ना गलनांक वाला सीक्वेंस, वही, और कुछ अलग नहीं है। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, कौन रैखिक व्यवस्था नहीं रखता है, कौन रैखिक नहीं होता है? रैखिक वो नहीं होगा जिसमें लोन पेयर आ जाए केंद्रीय परमाणु के पास, ठीक है। रैखिक वो नहीं होगा। निम्न में से कौन सा अणु परमाणुओं की रैखिक एक सीधी संरचना नहीं रखता? ओके, सोचो। H2S, C2H2, BH2, CO2। तो जिन बच्चों ने बढ़िया से पढ़ा हुआ है वो तो डेफिनेटली जवाब दे पाएंगे। यार H2S में केंद्रीय परमाणु सल्फर है। सल्फर के पास टोटल होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में, 16वें वर्ग में आता है। 16 में 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास बाह्यतम कोश में, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने इसने भेज दिए। क्या बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो बेटा जी लोन पेयर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इसकी रैखिक संरचना नहीं रह पाएगी। तो इसकी संरचना, ये बंध भी लोन पेयर एक दूसरे से भागेंगे दूर, और ये लोन पेयर इन बंधों को भी दूर भगाएंगे, तो इसकी संरचना ऐसी हो जाती है, H2O के जैसी। तो यह रेखीय संरचना नहीं है, ठीक है। तो यहां पर यह आंसर हो जाएगा। जबकि C2H2 इथाइन, 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 इथाइन की संरचना क्या होती है? आपने पढ़ी होगी क्लास 10th में कि इथाइन ऐसा अणु होता है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। हाँ जी। BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन, बेरिलियम, फिर हाइड्रोजन, ठीक है। CO2 कार्बन, 2 बंद इससे बनाएगा, 2 बंद इससे बनाएगा, हाँ या ना? तो ये तीनों रेखीय संरचना है बेटा। केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर है ही नहीं। जहां लोन पेयर आ जाएगा वहां पे शेप बिगड़ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इनमें से किसी के पास भी लोन पेयर नहीं है। एक डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, कोने पे होगा तो खत्म बात। तो यहां पे ये वाली संरचना ऐसी होगी जो कि रेखिक नहीं है। डन, ओके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए। हां जी, BCl3 एक समतलीय अणु है जबकि NCl3 नहीं। हाँ, अभी प्रजापति हो जाएगा बेटा। BCl3 एक समतलीय अणु है जबकि NCl3 नहीं। दिखने में आपको सेम लग रहा होगा कि यार यहां भी केंद्रीय परमाणु से 3 क्लोरीन, यहां भी केंद्रीय परमाणु से 3 क्लोरीन, लेकिन बोरोन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, लेकिन नाइट्रोजन के पास होता है। अगर मैं बात करूं BCl3 में बेटा तीनों के तीनों क्लोरीन इस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं, जबकि NCl3 में नाइट्रोजन के पास बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पता है ना, नाइट्रोजन 15वें वर्ग में, 15वें वर्ग वालों के पास 5 में से 3 क्लोरीन को दे भी दिए तो 2 बच गए ना, 2 का मतलब 1 लोन पेयर। तो ज्योमेट्री सेम कैसे रही? इसके पास तो 1 लोन पेयर अमोनिया जैसी संरचना बनाएगा, ठीक है। BCl3 में एकल इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता जबकि NCl3 में यह होता है। बिल्कुल सही बात लग रही है ये,
बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, BCl आबंध NCl आबंध की अपेक्षा अधिक ध्रुवीय होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। नाइट्रोजन परमाणु बोरोन छोटा होता है, फर्जी बात है। NCl BCl बंध फर्जी बात है, इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो संरचना के बारे में पूछ रहा है और संरचना को प्रभावित करता है लोन पेयर। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 4 में से एक चूज करना है और हमें वो देखना है कि जो कि संरचना को प्रभावित करे, वो है लोन पेयर, और लोन पेयर इसमें होता है नाइट्रोजन में, उसमें नहीं होता है। ठीक है, ओके, ठीक, हाँ, ड्यू टू लोन पेयर, वेरी गुड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वेरी गुड। अब निम्न में से कौन सा असत्य है, आपको करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। हाँ जी, H अणु। अब H अणु बोला है, मतलब H2 के बारे में बात कर रहे हैं। एक सिग्मा बंध है, बिल्कुल, H और H में सिग्मा बंध है। HCl में एक सिग्मा बंध है, यस। जल अणु में 2 सिग्मा बंध, 2 लोन पेयर है, जल H2O, बिल्कुल सत्य वचन। 2 सिग्मा 2 लोन पेयर है, बिल्कुल बेटा। देखो DRX तोकीर सिद्दीकी जी, ये जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए दिए जा रहे हैं। अगर आप टाइम टू टाइम इनको लगाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, होगा खुद के कॉन्फिडेंस से, खुद के घर पर जाकर के होमवर्क डिस्कस करने से, बढ़िया से पढ़ने से। ओके, एसिटिलीन, अगर किसी को नहीं पता है बेटा एसिटिलीन क्या है, तो थोड़ा सा वीडियो को देखोगे तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। अच्छा, एसिटिलीन ये होता है, हम आगे ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे इसको। लेकिन अगर किसी ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है या 10th में पढ़ा हुआ है, अच्छा एसिटिलीन तो हम जानते हैं। एसिटिलीन होता है C2H2 इथाइन, और इथाइन में क्या होता है CH, ये ऐसी संरचना। क्वेश्चन ही करेंगे आज। हाँ जी, एसिटिलीन में क्या 3 पाई बंद है, हट पगले 2 ही पाई है, तो गलत हो गया ना। क्या गलत हो गया? गलत हो गया, तो गलत वाले को ही टिक करना है, हाँ या ना। डन, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगर फिर भी किसी को नहीं पता है कि एसिटिलीन क्या होता है बेटा, C2H2 क्लास ऊपर छत पे लिख लो कॉपी में। अब आगे देखो, शुद्ध परमाणुवीय कक्षकों की तुलना में संकृत कक्षक रखते हैं निम्न ऊर्जा, बराबर ऊर्जा, उच्च ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं। बताओ, संकरण करवाने से क्या हो जाता था, सब कक्षकों की ऊर्जा। संकरण करवाने से क्या होता था, सब कक्षकों की ऊर्जा क्या हो जाती थी अंबिका? सेम। जैसे ये 3p कक्षक है, ये एक s कक्षक है। जब इनका हम संकरण करवाते थे तो ऊर्जा अलग अलग होती है ना, 2s नाभिक के नजदीक होता है, 2p दूर होता है, तो ऊर्जा अलग अलग है। तो यहां पर जो बंध बनता था अलग अलग बनता था। अगर हम इनकी मिक्सिंग करवा दे तो सेम 4 कक्षक बन जाएंगे समान ऊर्जा वाले, 1 2 3 4, जैसे कि sp3, ये sp3 कक्षक सब सेम लेवल वाले। आंसर गलत दिया है तो तुम आंसर देख क्यों रहे हो, आप क्वेश्चन देखो ना, बाकी मैं करवा रहा हूं ना। ठीक है, तो कौन यहां पर शुद्ध परमाणुविक कक्षकों की तुलना में संकरित कक्षक क्या रखते हैं, सेम एनर्जी रखते हैं। ठीक है, उनकी ऊर्जा अलग अलग होती है, इनकी ऊर्जा सेम हो जाती है बेटा। ठीक है, ओके, फिर बाकी ऑप्शंस में देखते हैं। परमाणुविक कक्षकों की ऊर्जा अलग अलग होती है। निम्न ऊर्जा, शुद्ध परमाणुविक कक्षकों की तुलना में संकृत कक्षक रखते हैं बराबर ऊर्जा, कक्षकों की ऊर्जा बराबर हो जाती है। निम्न ऊर्जा, यार देखो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूं एक 2s कक्षक और एक में बात करूं 2p कक्षक, क्या एमओटी डायग्राम हमने पढ़ा था? क्या एमओटी डायग्राम हमने पढ़ा था? अरे चल रही है ना क्लास? हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही मेरी? ओके हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से 2s और 2p। बेटा जब एमओटी डायग्राम में याद है हमने क्या देखा था? नीचे से ऊपर चलने पर ऊर्जा बढ़ती जाती है ना, तो 2s की ऊर्जा कम होती है, 2p की ऊर्जा ज्यादा होती है। तो जब मिक्सिंग होगी तो बेटा मिक्सिंग में इन कक्षकों की मिक्सिंग होगी, ठीक है। जब अपन अतिव्यापन जब संकरण करवाते हैं तो ऊपर वाले कक्षकों की ऊर्जा तो घट जाती है और थोड़ी इसकी बढ़ जाती है, तो संकृत कक्षकों की ऊर्जा इनके जस्ट बीच में आएगी। अगर थोड़ा सा मैं आपको हाई लेवल पे लेके जाऊं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब एक एस कक्षक और पी कक्षक की ऊर्जा ज्यादा होती है तो अब दोनों बीच में आते हैं, ऊपर वाले की ऊर्जा घटती है, नीचे की थोड़ी सी बढ़ जाती है, ताकि एक मीडियम दोनों एक बीच में आकर के राजी हो जाए। जब आप दुकान पे कपड़े खरीदने जाते हो, दुकान वाले ने बोला कि 800 रुपए की आएगी ये शर्ट, आप बोल रहे हो कि 500 रुपए लगा लो, कि चलो आपकी नहीं ना मेरी 700 ले लो, तो फिर 700 में राजी, ठीक है। तो वही बात है, ऊपर वाले की ऊर्जा घटती है, इसकी बढ़ती है, ठीक है। और यहां पर ये संकृत कक्षक की ऊर्जा इस तरीके से आ जाती है, हाँ या ना? ओके, तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, संकृत कक्षकों में सबकी ऊर्जा सेम होती है। अगर मैं बात करूं जब मैं एक 2s कक्षक का संकरण करवाऊंगा 2p से, तो संकरण में जैसे कि अगर मान लो ये सारे कक्षक भाग ले रहे हैं तो सब सेम एनर्जी वाले कक्षक हो जाते हैं। एक मोतीचूर का लड्डू, एक बेसन का लड्डू, दोनों को मिक्स करेंगे तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी कि नहीं होगी? इसमें जो टेस्ट आएगा वही टेस्ट इसमें आया, क्यों? क्योंकि दोनों की ऊर्जा सेम हो चुकी है। ओके हाँ जी, शुद्ध परमाणविक कक्षकों की तुलना में देखो संकृत कक्षक समान ऊर्जा रखते हैं बेटा, सेम एनर्जी रखते हैं, ठीक है। इसका आंसर होएगा बी, ठीक। ओके, अरे क्लियर हो गया बेटा सबको? ठीक है, इसकी निम्न ऊर्जा नहीं, कुछ कक्षकों से निम्न रहेगी, कुछ से ज्यादा रहेगी, तो फिर दिक्कत आएगी। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, अष्टक नियम का अपवाद क्या है? अष्टक नियम का अपवाद क्या है? केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण होना, केंद्रीय परमाणु में इलेक्ट्रॉनों में विषम संख्या होना, केंद्रीय परमाणु का विस्तारित अष्टक, सब। अष्टक नियम में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कम तो भी अष्टक अपूर्ण, ज्यादा तो अष्टक धनी, और विषम है तो भी वो अष्टक का प्रसार नहीं, अष्टक नियम की पालना नहीं कर रहा है, तो डी, ठीक है। डी 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 डी। यार एक बच्चा बार बार लिख रहा है, गलत क्यों देते हो बेटा? नीट में जब आप नीट का पेपर देते थे उसमें भी गलत छपाए में आ जाता है, ठीक है। तो बार बार ये चीजें मत लिख। जब तू पेपर देने जाएगा ना, तेरे सब्जेक्टिव पेपर 12th बोर्ड का पेपर, और जब फिर तेरी कॉपी चेक होगी, तू तो करके 80 नंबर का आया था लेकिन नंबर 50 ही आए, क्यों आए? क्या पता तूने गलत लिखा हो, ठीक है। पेपर तूने ही दिया, अभी जो तू यहां लिख रहा है ना कि सर गलत क्यों दिया, गलत क्यों दिया, गलत क्यों दिया, हो जाता है भाई, इंसान ने थोड़े लिखे हैं। हाँ जी, निम्न में CO2 के लिए लुईस बिंदु संरचना, निम्न के लिए CO2 की लुईस बिंदु संरचना के बारे में, हाँ आज नया चैप्टर पढ़ेंगे। देखो CO2 का लुईस बिंदु संरचना बहुत ही आसान है बेटा, इसमें कोई टाइम पास नहीं करना है, ये आपको आ गया होगा सबको, और नहीं आया तो ट्राई करना। ये एक कार्बन, इधर ऑक्सीजन लगाना, इधर ऑक्सीजन लगाना, इनको मिक्सअप करा देना, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, तो देख लेना खत्म मामला, हो गया, बन भी गया तो, ठीक है। यहां पर पहला वाला करेक्ट है, ठीक है। ठीक है, 6 6 6 6 4 6 6 4 6, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 1। तो इन क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट नहीं करने का है, जो आपसे ना बने उसमें देख लेते हैं। अब कौन सा अष्टक नियम का पालना नहीं करता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है।
ओके, इसमें विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन है, अष्टक नियम अष्टक नियम अष्टक नियम लग जाएगा। एनओ में इलेक्ट्रॉन देखोगे, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, 15 विषम संख्या पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब इस लेक्चर के बाद, लेक्चर नंबर 3 के बाद लेक्चर नंबर 4, हाँ जी। अब अपन कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 4 उपसहसंयोजक बंध अनुपस्थित है। बेटा फिर आपने घर पे क्या किया? अगर आप यहां भी पूछ रहे हो हर एक क्वेश्चन सर एक बार और बता दो, मतलब घर पे तुम करते नहीं हो। ठीक है बेटा, जितने हो सकते हैं अर्चना पांडे जी, जितने हो सकते हैं उतने हम करेंगे। हाँ जी। अरे किसमें उपसहसंयोजक बंध अनुपस्थित है? तो क्या BH4- जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें भी उपसहसंयोजक बंध बताया था, H3O+ में भी बताया था, NH4+ में बनाया था, लेकिन कार्बोनेट आयन में कोई उपसहसंयोजक बंध नहीं होता। आप इसकी लुईस बिंदु संरचना देख लें, कार्बोनेट आयन में कोई लुईस बंध नहीं होता। देखो, केंद्रीय परमाणु कार्बन, 3 ऑक्सीजन है। जब केंद्रीय परमाणु कार्बन और उससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो तो ऋणावेश ऑक्सीजन पर आता है। 2 ऋणावेश है, एक पर O-, फिर दूसरे पे O- और एक उदासीन वाला डबल बॉन्ड बनाएगा, O- वाला सिंगल बॉन्ड बनाएगा। यहां कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड आया क्या? नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं अब, ठीक है। ओके, N2O4 में बंध कौन सा है? N2O4 में बंध कौन सा है? अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो थोड़ा आप यहां पे उसकी वीडियो का थोड़ा सा हेल्प ले लें, ठीक है, कि यार ये वाला कंपाउंड पी ब्लॉक में आएगा तुम्हारे। हाँ जी, N2O5 सेंट्रल एटम नाइट्रोजन ही रहेगा। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ये आपस में जुड़ेंगे सिंगल बॉन्ड के जरिए। अब बाकी 2 ऑक्सीजन इससे जुड़ेंगे, 2 ऑक्सीजन इससे जुड़ेंगे। अब आपको पता है नाइट्रोजन 3 ही बंध बनाता है, सही बात है, 3 बंध बनाता है। इधर एक डबल बॉन्ड लगा दिया, इधर एक डबल बॉन्ड O लगा दिया। क्या इसके पास लोन पेयर है? हाँ। क्या इसके पास लोन पेयर है? हाँ। एक लोन पेयर इसको देगा ऑक्सीजन को, एक लोन पेयर इसको देगा ऑक्सीजन को। इस तरह की इसकी संरचना होती है। 4 बजे क्लास होगी भाई, बिल्कुल होगी, दोनों बैच की क्लास है। ओके, तो इसमें जरा देखो ध्यान से, अधातुओं के बीच में सहसंयोजक बंध, लेकिन नाइट्रोजन का तो अष्टक पूरा है, लेकिन इस ऑक्सीजन को भी दान करना है ना, तो यहां पे उपसहसंयोजक बंध भी इसमें आएगा। ठीक है, तो लेक्चर की हेल्प दो ना आप, वीडियो सोल्यूशन देखो उसका किस लिए दे रखा है। घर पे कोई नहीं करता है तुम में से, बहुत कम बच्चे जो करते हैं, और यहां आकर के फिर पूछते हैं कि ये भी बता दो, ये भी बता दो। ठीक है बेटा, एक sp3 संकृत कक्षक में होता है, sp3 संकृत कक्षक में S लक्षण पूछ रहा है, कितने होते हैं? खुद ट्राई करना, क्लास में पढ़ाया हुआ है। हाँ जी, कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक है और सम संरचनात्मक है? कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक है? पहले तो उसमें दोनों में समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों कर देखा करो। अरे बेटा वीडियो का सॉल्यूशन तो देखा करो, वो तो सही होगा। हाँ जी, सम इलेक्ट्रॉनिक sp3 में 1/2 होता है। टोटल 4 कक्षक है, 1 S और 3 P, 4 कक्षक है। S कितना है? 1, तो योगदान कितना हो गया? 1/4, अनुकूल बटा कूल। एक क्वेश्चन बोला था कि तुम कर लेना, वो भी गलत कर रहे हो, ये पढ़ रहे हो तुम घर पे। हाँ जी बेटा, आप यहाँ पे जितना टाइम दे रहे हो ना, उससे आपको एक्स्ट्रा टाइम आपको घर पे देना पड़ेगा। मतलब कम से कम डेली का काम डेली तो कर लो, बस इतना सा मैं बोल रहा हूँ। डेली का काम डेली कर लोगे ना, उसमें मजा आ जाएगा। कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक है? समान संख्या में इलेक्ट्रॉन देखने हैं। देखो मैं यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करके बता देता हूं, SO3-2 और NO3-। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे ना, इसमें भी 3 ऑक्सीजन है, इसमें भी 3 ऑक्सीजन, ठीक है, लेकिन यहां सल्फर है जो कि 16 नंबर पे आता है, यहां नाइट्रोजन है जो कि 7 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉन सेम कैसे होंगे भैया? इसमें 16 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक तो ये हुआ ही नहीं, तो ये वैसे दिमाग से निकल गए। देखो यहां क्लोरीन है, यहां सल्फर है, आसपास के हैं। यहां क्लोरीन है, यहां कार्बन है, दूर दूर का है, कोई मतलब ही नहीं है। यहां कार्बन है, यहां नाइट्रोजन, पास पास का है, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अब इन दोनों में हमें देखना है, थोड़ा दिमाग लगाना, आप इनकी संरचना बना के देखना, कर लोगे सब कुछ।
ठीक है, ट्राई कीजिएगा, डेफिनेटली आप यहां पे बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या है, किसमें क्या क्या चीजें नहीं है। ओके, संकरण लगाना थोड़ा सा। देखो ClO3 माइनस, केंद्रीय परमाणु क्लोरीन, अगर क्लोरीन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो ऋणावेश उस पर आएगा। एक O माइनस, तीन ऑक्सीजन है, 2 उदासीन आ गए। क्लोरीन के पास अब केंद्रीय परमाणु पर आ जाओ, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक O सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, 7 में से 5 बन गए, एक लोन पेयर आ गया। अब यहां पे देखो सल्फर सेंट्रल एटम है, 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3, -2 है, जब भी ऋणावेश होगा और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे ही होगा, एक माइनस इस पर, एक माइनस इस पर, माइनस वाला एकल बंध बना लेगा, एकल बंध बना लेगा, ये डबल बॉन्ड बना लेगा। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, 6 में से 4 बंध बनाने चले गए, 2 बज गए, एक लोन पेयर। हाँ है ना, इनका संकरण देख लो अब, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। ठीक है, ओके, तो यहां पर 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, संकरण क्या आया? sp3। संकरण क्या आया? sp3। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर लेंगे, अभी पहले मैं संकरण दिखा दूं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, यहां भी संकरण क्या आया? sp3। संकरण भी sp3 है और एक एक लोन पेयर है, तो इन दोनों की संरचना भी समान है, ये दोनों सम संरचनात्मक हो सकते हैं, सम संरचनात्मक तो है। अब बस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। क्लोरीन में होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 8 दिया 24 इलेक्ट्रॉन, और 24 और एक और बढ़ गया 25, तो कितने हो गए ये? 16, 17 और एक हो गया 18, ये हो गए 42 शायद, सही है क्या? ठीक है, 18 और 24 हो जाएंगे 42। वेरी गुड, हाँ जी। और अगर अपन सल्फाइड आयन में काउंट करें, SO3 में काउंट करें, सल्फर में होते हैं 16, ठीक है, और फिर ये 2 बढ़ गए और ये 24, इसमें इनका भी काउंट कितना आएगा? 42 ही आएगा। इसमें भी 42 है, इसमें भी 42 है, और संरचना में संकरण sp3 आ रहा है, sp3 आ रहा है, एक लोन पेयर, तो सेम संरचना आएगी बेटा, तो ये B भी सही है। अब जरा देखो C, तो अगर मैं बात करूं यहां पर C के बारे में, तो C में कार्बोनेट आयन की संरचना ऐसे बन जाती है। संकरण इसमें 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, संकरण sp2 आ रहा है, 3 सिग्मा में sp2, 3 सिग्मा में sp2 आ जाएगा बेटा। ओके, हाँ जी। और अगर मैं नाइट्रेट में बात करूं, नाइट्रेट आयन में बात करूं, तो नाइट्रेट आयन में भी क्या होता है? नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन है, एक में O नेगेटिव रहेगा, बाकी 2 ऐसे ही रहेंगे। नाइट्रोजन 3 ही बंध बनाता है, एक के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगा, अष्टक पूरा हो गया, लेकिन नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा, तो एक इसको डोनेट करेगा। तो जरा देखो ध्यान से, अब दिखा बेटा? हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, यहां पे भी संकरण sp2 ही आ रहा है। इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं और एक ऋणावेश 8, और यहां पे ये टोटल 32 इलेक्ट्रॉन इसमें है। इसमें देखोगे कार्बोनेट आयन में, तो कार्बन के पास कार्बोनेट आयन, ये रहा कार्बोनेट आयन, इधर साइड में दिखा देता हूं, इसमें 32 ही आएंगे। कार्बन के पास होते हैं 6, 2 ये ऋणावेश वाले, और ये 24, 3 ऑक्सीजन के पास, तो यहां पे भी कितने आएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर B भी है और C भी है, क्योंकि इन दोनों में भी इलेक्ट्रॉन सेम है, इन दोनों में भी इलेक्ट्रॉन सेम है, इन दोनों की संरचनाएं भी समान है, इन दोनों की संरचनाएं भी समान है। ठीक है, गुड आफ्टरनून। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर इसका आंसर B भी करेक्ट है और C भी करेक्ट है, सीधे रखा है। इसका B भी करेक्ट है बेटा और C भी करेक्ट है, C भी करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा B एंड C।
बी एंड सी। पाई को संकरण में काउंट नहीं करते बेटा, ऑप्शन नंबर ई नहीं, बी एंड सी करेक्ट है। बी एंड सी शुड बी करेक्ट आंसर, बी एंड सी शुड बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन भी सेम है, संकरण भी सेम है। इन दोनों में भी इलेक्ट्रॉन भी सेम है, संकरण भी सेम है, और लोन पेयर भी सेम ही थे केंद्रीय परमाणुओं पर। ओके, तो कोई फर्क नहीं पड़ता फिर संरचना पर। अब आगे देखो, तो इसका आंसर है बेटा बी एंड सी। ओके, हाँ जी। अब sp3d संकरण किसमें नहीं है? sp3d संकरण किसमें नहीं है? तो sp3d संकरण कब आता था? एक s, 3p और 1d, टोटल कितने कक्षक हो गए? 5। जब योग 5 आ जाए, किसका? सिग्मा और लोन पेयर का। जब सिग्मा और लोन पेयर का योग 5 आ जाए तो संकरण sp3d हो जाएगा। बस आपको ये देखना है, इनमें सारे ऑप्शन देखने हैं। हर एक ऑप्शन को आपको चेक करना है कि किसमें सिग्मा और लोन पेयर का योग 5 आ रहा है। हाँ, सबका मैसेज आ रहा है बेटा, सबका मैसेज आ रहा है, सबका मैसेज आ रहा है, सबका मैसेज आ रहा है। आपको चेक करना है। देखो, मैं एक चेक में करवा देता हूं, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पर ClF3, अरे क्लोरीन एक हेलोजन है, हेलोजनों के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 3 तो इसने फ्लोरीन के साथ बना लिए, 4 बच गए। 4 का मतलब 2 लोन पेयर, 3 और 2, 3 तो सिग्मा, 2 लोन पेयर। बिल्कुल 100% इसका संकरण sp3d आएगा। IF3, क्लोरीन की जगह आयोडीन लगा दिया, हेलोजन तो सेम ही है ना, ठीक है। अब अगला देखो ध्यान से, इन दोनों में तो सेम है, इन दोनों का संकरण sp3d। इसका देखो Hgf3+, जब भी धनावेश आएगा केंद्रीय परमाणु पर आएगा। जिनोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। धनावेश आ गया, कितने रह गए? 7। 3 बंद बना लिए तो 2 लोन पेयर बच गए, संकरण sp3d। इन तीनों का संकरण sp3d है, इन तीनों का संकरण sp3d है। वो पूछ रहा है कि किसमें sp3d संकरण नहीं है। इन तीनों का संकरण sp3d है। ओके, ऐसे ही आपको चेक करना है। जैसे कि अगर हम बात करें, हाँ, ClF, BrF, IF, इसमें तो संकरण ही नहीं हो। अरे हाँ, ये बिल्कुल हो गया ना, ठीक है। ClF, BrF, IF। देखो ClF, ये तो 2 ही परमाणु है, संकरण में तो 3 परमाणु होने चाहिए। ये तो 2 ही परमाणु है, संकरण में तो 3 परमाणु होने चाहिए कम से कम। केंद्रीय परमाणु किसको डिसाइड करोगे, इसको या इसको? दोनों तो साइड वाले एटम है, हाँ या ना? समझे मेरी बात को? तो यहां पर बेटा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि संकरण तो कम से कम 3 परमाणु तो हो। यस और नो? तो इसका आंसर तो सी हो जाएगा, इसका आंसर तो सी हो जाएगा। कम से कम सेंट्रल एटम तो हो। ठीक, अब आगे देखो, BCl3 NCl3 वाला ये पहले ही करवा दिया मैंने। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 4 के बाद ये 5 नंबर की है, 5। हाँ जी, अच्छा, इसमें होमवर्क रिपीट हो जाएगा। निम्न में किसमें उपसह संयोजक आबंध होता है? पढ़ लिया है बेटा, सबने पढ़ लिया। देखो लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 5 का पहला क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, कार्बोनेट आयन। ओके, अगर जिन्होंने ये टॉपिक, देखो अगर किसी से ये क्वेश्चन नहीं बन रहे तो दोबारा से टॉपिक देखो ना, ठीक है बेटा। 2 बजे कोई क्लास नहीं है अवधेश, 4 बजे ही, आज 2 बजे कोई क्लास नहीं है। अरे यार, ये क्वेश्चन तो आपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया ना, तो इसके ऑप्शन क्यों दिखाऊं? क्या ही मतलब है, तुमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ना बेटा, ठीक है। H2S में कैसे बंद होते हैं? H2S में कैसे, क्या है यार ये? बेटा यार ये टेक्निकल चीज है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ठीक है। हम इसमें से क्वेश्चन सेलेक्ट करके डाल देते हैं, ऑप्शन ऑलरेडी पहले से बनाए हुए हैं। हाँ जी, ओके। क्या दुख है यार ये।
तो जरा देखो ध्यान से, H2S में आकांक्षा सबर करें, हाँ जी, H2S में कार्बन सॉरी H2S में हाइड्रोजन और सल्फर दोनों अधातुएं, अधातुओं के बीच में सहसंयोजक बंध पाया जाता है, बी। ठीक है, बी हो जाएगा, बी हो गया। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर सहसंयोजी यौगिकों का गलनांक कम होता है क्योंकि इसका कारण है उनके बीच में सहसंयोजी बंध दुर्बल प्रकृति का होता है आयनिक बंध के तुलना में। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, वापस से पुट हो गया होगा तो डी दे रखा होगा इसका आंसर, लेकिन इसका आंसर है बेटा सी। ठीक है, ओके, सी। अब आगे N2 अणु, N2 अणु के बारे में सब जानते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। हाँ जी, पीपी अतिव्यापन किस कक्षक में है? अब देखो, पीपी अतिव्यापन मतलब दोनों के पी कक्षक भाग ले, दोनों के पी कक्षक भाग ले। हाइड्रोजन में पी कक्षक होता नहीं है, हाइड्रोजन में, यहां पे भी हाइड्रोजन, इसमें पी कक्षक आएगा नहीं, हाइड्रोजन में पी कक्षक आएगा नहीं। क्लोरीन, Cl2 अणु, Cl2 में क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो इस क्लोरीन का 3p कक्षक इसके 3p कक्षक के साथ बंध बनाएगा, क्योंकि क्लोरीन तीसरे कोश में आता है, तो इसका बाह्यतम कोश तीसरा होगा, तो तीसरे का p कक्षक। हाँ या ना? ओके, हाँ बेटा, वही कर रहा हूं मैं। ठीक है, ज्यादातर तो मैं अवॉइड ही कर रहा हूं अब। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बेटा डी, क्लोरीन। हाँ जी, अब आगे देखो, फ्लोरीन अणु, फ्लोरीन अणु में क्या आएगा? फ्लोरीन F2 PP, PP अतिव्यापन। F2 में क्या है? P ब्लॉक का है, तो बाह्यतम कोश भी उसका 2p रहेगा, 2p अतिव्यापन हो जाएगा। ओके, सी आंसर हो जाएगा। इथाइन में त्रिबंध निर्मित होता है, तो वो तो कर ही लोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, पाई बंध का निर्माण किससे होता है? एसएस अतिव्यापन से नहीं होता। पीपी अतिव्यापन, अक्षीय अतिव्यापन, पार्श्विक अतिव्यापन, पार्श्विक अतिव्यापन से होता है। पाई बंध पार्श्विक अतिव्यापन से होता है ना, लंबवत अतिव्यापन से, तो पी अतिव्यापन ये बन जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, हाँ जी। और ये वाले अभी बैच 2 वाले इसको नहीं कर पाएंगे, बैच 1 वाले आपको मैंने क्लासेस में वगैरह में आप देख सकते हो इसको। ठीक है, XeO3 जरा देखो ध्यान से। हाँ जी, XeO3 की संरचना देखें तो जिनोन, दोनों में केंद्रीय परमाणु जिनोन है, एक में 3 ऑक्सीजन है, एक में 4 ऑक्सीजन है। तो जिनोन ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाएगा बेटा, बनाएगा, चलेगा बेटा चंदा जी, जब तक ये अपन कुछ क्वेश्चंस डिस्कस ना कर ले। ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर आएगा, और XeO4 में बेटा यहां पे भी डबल बॉन्ड, यहां पे भी डबल बॉन्ड, यहां पे भी डबल बॉन्ड, यहां पे भी डबल बॉन्ड। तो जरा देखो ध्यान से, इसमें संकरण क्या है? 3 सिग्मा, एक लोन पेयर sp3। इसमें भी संकरण क्या है बेटा? sp3 है। ठीक है, लेकिन यहां पे पाई बंध कितने हैं? यहां पर पाई बंध 1 2 3 पाई बंद है। यहां पर 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। क्या जिनोन के तीनों, अब देखो ध्यान से, पाई बंद इसमें 3 बन रहे हैं, इसमें 4 बंद बन रहे हैं। ठीक है, बन किसके बीच में रहा है? जिनोन और ऑक्सीजन के बीच में, जिनोन ऑक्सीजन, जिनोन ऑक्सीजन, जिनोन ऑक्सीजन। अब आप जरा देखो ध्यान से, क्या अब पाई बंद या तो पी कक्षकों के द्वारा बनता है या डी कक्षकों के द्वारा बनता है? यस और नो, आप मुझे ये बताएं, क्या पाई बंद पी कक्षकों के द्वारा बनता है? हाँ। क्या पाई बंद पी और डी कक्षकों के द्वारा बनता है? हाँ। अगर पी होंगे तो पहले पी से बनाएगा, नहीं तो डी से बनाएगा। अब जरा देखो ध्यान से बच्चों, क्या जिनोन के तीनों पी कक्षक क्या संकरण में भाग ले चुके हैं? क्या यहां पर जिनोन के तीनों पी कक्षक संकरण में भाग ले चुके हैं? तो जिनोन के पास तो पी कक्षक बचा ही नहीं। डी, इसके अंदर तीनों के तीनों पाई बंद, इसके ऑक्सीजन के तो पी कक्षक, जिनोन के डी कक्षक के द्वारा बने होंगे। सेम इसमें और सेम इसमें, तो तीनों के तीनों पाई बंद
P और D, इसमें भी P और D, तो यहां पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, बाकी किसी और दिन कर लेंगे, कुछ टेंशन मत ले, पर मैं सब बताऊंगा आंसर अच्छे से। ये डन हो गया। अगला देखो, अगला देखो, लेक्चर नंबर 6। अब लेक्चर नंबर 6 के बाद बेटा मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि ये बीच के लेक्चर्स ना बैच नंबर 2 ने नहीं पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अब लेक्चर नंबर 14। हाँ जी, कुछ और लेक्चर्स जिनको अपन बढ़िया से सुतेंगे, बढ़िया से निपटाएंगे। हाँ जी, 1 2 3, हाँ ये लेक्चर नंबर 13। कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ जी, इन्हीं में से किसी का मैसेज आ रखा होगा। तो अब जरा देखो ध्यान से, लेक्चर नंबर 14 जिसमें हमने आयनिक बंध पढ़ा था, दोनों ने साथ में मिलकर पढ़ा था। क्लियर हो गया यार? देखो बैकलॉग में बेटा अपन क्या कर रहे हैं कि पिछले लेक्चर्स में जो क्वेश्चंस हमने दिए थे ना आपको एग्जाम वर्क, वो सारे डिस्कस कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, टॉपिक विद क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, तो लेक्चर नंबर 14 से हमने साथ में पढ़ना स्टार्ट किया था। लेक्चर नंबर 14 से हमने साथ में पढ़ना स्टार्ट किया था कि नहीं किया था? अब आयनिक बॉन्डिंग पे आते हैं। लेक्चर नंबर 14। यस और नो अंकिता जी? अंकित, पवन, आकांक्षा जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून पवन बेटा, कोई नहीं छोड़ना पेज वेज, है ना? मंजीत, खुशी अग्रहारी, रेखा जी, एब डिविलियर्स, मंजीत, शबाना, डन, सबको डन है। अभी मैं बात करूंगा उसके बारे में। बैच 2 वाले बच्चे रुक जाना, जब अपन क्लास एंड करेंगे तो लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बैच 1 वालों को अपन बोल देंगे कि आप जा सकते हो। ठीक है, ओके। हाँ जी, जिनका बैकलॉग नहीं है, जिसका बैकलॉग है वो क्वेश्चन कैसे करेगा बेटा? तो यार बैकलॉग भी तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना। यहां पर कम टाइम में इतनी चीजें अपन में कर पा रहे हैं, तो उसको तो पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ जी, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक सबसे कम आयनिक है? सबसे कम आयनिक है तो भैया AgCl सबसे कम आयनिक है, 18 इलेक्ट्रॉन वाला, छद्म अक्रिय गैस विन्यास वाला। याद है, ये डी ब्लॉक में आता है, बाकी सब धातुएं एस ब्लॉक की। ठीक है, वेरी गुड। तो पहले का हो जाएगा ए। अगला, वैद्युत संयोजी निम्न द्रवणांक वाले, निम्न ना उच्च, गलित अवस्था में धारा का चालन करते हैं। यस, गलित अवस्था में धारा का चालन करते हैं। ये कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन में कर लोगे आप। हाँ जी, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र ये, इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा? कर लोगे। फॉस्फेट आयन, अब फॉस्फेट आयन क्या होता है? PO4 3-, मतलब यहां पे इसके पैरों में कुछ नहीं आया, मतलब ये 3 कैंसिल हो गया, मतलब धातु पे +3 आवेश था, +3 से -3 छम हुआ, तभी तो ये बना, मतलब धातु पे +3 आवेश है। नाइट्रेट आयन क्या होता है? NO3-, लिखवाया है ये धातु, ये नाइट्रेट आयन NO3 होल थ्राइस बन जाएगा। ठीक है, ओके। कोशिश करें बनाए इनको, डी पर लॉक कर दिया जाए। अगला देखो, फॉस्फेट का सूत्र ये है, सल्फेट का क्या होगा? डी, कर लिया था है? अच्छा, +2 है ना? हाँ ठीक है, सल्फेट का सूत्र हो जाएगा MsO4। ट्राई करना बेटा, हो जाएगा। यदि NaCl को जल में घोले तो सोडियम आयन क्या होंगे? जल योजित हो जाएंगे, कर रखा है। अंतर आयनिक आकर्षण निम्न पर निर्भर करता है। अंतर आयनिक मतलब 2 अलग अलग अणु हैं, उनके बीच में आकर्षण। अंतर आयनिक किसके ऊपर डिपेंड करता है? विलय विलायक आवेश या आणविक गुण? क्या लिखा हुआ है ये? अंतर आयनिक आकर्षण निर्भर करता है इनकी विलय की अन्योन्य क्रिया, विलायक आवेश की अंतर क्रिया पर। जरा देखो ध्यान से, अरे यार ये दुख काहे खत्म नहीं होता? देखो ध्यान से, अगर हम बात करें जैसे कि ये कैसे आ जा रहा है,
हाँ जी, हाँ ये होगा बेटा इसका आंसर आवेश, क्योंकि आवेश ही वो एक फैक्टर है जिससे विपरीत आवेशित अणु उनके नजदीक आते हैं, जैसे कि Na+। अब Na+ के चारों ओर कौन आएगा, यहां पर Na+ के चारों ओर कौन आएगा, ऋणावेश। ऋणावेश इकट्ठा होगा तभी इनके बीच में अन्योन्य क्रिया होगी, भले कोई सा भी अणु हो, जैसे कि Cl-। याद है मैंने आपको पढ़ाया था कि Cl अणु के नजदीक जैसे ही आता है यह ऋणावेश इसके धनायनिक वाले सिरे को एक अपनी ओर खींचने लगता है, जिससे इधर धनावेश स्टार्ट जम जाता है, इससे इधर ऋणावेश जम जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है बेटा आवेश की प्रकृति पर। बेटा टेक्निकल चीजें इसमें कुछ नहीं कर सकते ना बेटा, गुस्सा करके भी क्या हो जाएगा, ठीक है, गुस्सा करके क्या हो जाएगा, टेक्निकल चीजें इसमें कुछ कर नहीं सकते बेटा। हाँ जी, एक धातु के सल्फेट का सूत्र, इसके फॉस्फेट का सूत्र, ये हो ही गया। अब अगला ठीक है, हाँ जी, लेक्चर नंबर 15। जितना आज हो जाएगा उतना हम आज कर लेंगे पुलकित, जितना हो जाएगा उतना आज कर लेंगे। लेक्चर नंबर 15, लेक्चर नंबर 15। अब लेक्चर नंबर 15 के रिवीजन पर आ जाते हैं। निम्न में से किसमें सहसंयोजी आबंध नहीं है, KCl। KCl पक्का, क्योंकि KCl एक पोटेशियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, ठीक है। अच्छा और भी है क्या, KCl, B2S6 बोरोन अधातु, हाइड्रोजन अधातु, अधातु A, ठीक। हाँ जी, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, ये तो मैंने आपको क्लास में ही करवा दिया था ऑलरेडी, ठीक है, ओके। हाँ जी, सल्फेनिलिक अम्ल का उच्च गलनांक एवं कार्बोनिल यौगिकों में घुलनशीलता के कारण है। सल्फेनिलिक अम्ल का उच्च, फिर भगेगा यार, ये क्लिक करते ही ना वो गायब हो जाता है। हाँ जी, अरे यार, हाँ जी, जरा देखो ध्यान से, अगर हम बात करें सल्फेनिलिक अम्लों के बारे में, अगर हम बात करें यहां पर सल्फेनिलिक अम्ल के बारे में, ये सल्फर के अम्ल है। सल्फर के अम्ल देखें, पहली बात तो यहां पे लिखा हुआ है ये अम्ल है, और अम्ल कैसा होता है, कोई भी आ जाए, कोई भी अम्ल आ जाए तुम्हारे सामने, सल्फेनिलिक अम्लों, ये हम आगे पी ब्लॉक में थोड़ा थोड़ा इनकी संरचनाएं में बताऊंगा बेटा। आप ये देखो अम्ल क्या होता है, जो H+ आयन ध्यान करें, इसलिए तो हम अम्ल बोल रहे हैं, मतलब वो H+ आयन रखता है, मतलब अगर H+ आयन है तो उसमें ऋणावेश भी है, अगर धनावेश है तो उसमें ऋणावेश भी है। HCl H+ आयन त्यागता है, तो इसका मतलब वो ऋणावेश भी रखता है, हाँ या ना। तो मतलब कोई भी अम्ल है और अम्ल जल में आराम से H+ आयन दे देंगे। इसका मतलब है कि अम्ल की प्रवृत्ति कैसी है, अम्ल कैसा है, ध्रुवीय है, अम्ल कैसा है, ध्रुवीय है। तो ये ध्रुवीय विलायकों में आराम से घुलेगा ना, ये ध्रुवीय विलायकों में आराम से घुलेगा। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक विलायक जैसे कि बेंजीन हो गया, N-हेक्सेन हो गया, CCl4 हो गया, ये अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, तो समान समान को घोलता है, ठीक है। ये साधारणतः आयनिक होते हैं क्या, नहीं होते, होते तो सहसंयोजक ही, ठीक है, ओके। ये द्विध्रुव आयनिक रूप से होते हैं, क्योंकि H+ आयन रखते हैं, जैसे कि HCl, होने में तो सहसंयोजी, लेकिन ये आयनिक गुण भी रखता है, ठीक है, ओके। क्या घनाकार आकृति, षटकोणीय आकृति, इनसे कोनो फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये एक द्विध्रुव आयनिक है, कोई भी आ जाए, H2SO4 आ जाए, फिर यहां पर फिनोल आ जाए, या बेंजोइक अम्ल आ जाए, कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाए, कार्बोक्सिलिक अम्ल, या फिर कुछ और आ जाए। पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अरे भैया पहले में क्या था यार, मतलब तुमने घर पे किया नहीं ना बेटा, मंजीत वर्मा घर पे नहीं किया था तुमने, ये इसका वीडियो नहीं देखा तुमने पहले क्वेश्चन में। किसमें सहसंयोजी आबंध नहीं है, अरे धातु अधातु के बीच में सहसंयोजी बंध नहीं बनता, आयनिक बंध बनता है। पोटेशियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, इसमें क्या समझने की बात है, पढ़ता तो हो, पढ़ा नहीं होगा घर पे, मेरी शादी हो गई है तो फिर पढ़ने पे ध्यान दो, अब तो
शादी हो गई है तब तो खुद के साथ उसका भी खर्चा उठाना है, तो फिर पढ़ाई पे ध्यान दो एक्स्ट्रा बातें करने के बजाय। कौन आयनिक है? ए KI, पोटेशियम आयोडाइड। हाँ जी, आयनिक यौगिकों में नहीं होते दिशात्मक गुण। आयनिक बंध अदिशात्मक प्रवृत्ति का होता है। आयनिक बंध सही है ना बेटा? जब शादी हो गई तो फिर पढ़ने पे ध्यान दे, वरना खुद के खर्चे ही नहीं उठा पा रहा है तो उसके कैसे उठाएगा? उसके तो खर्चे तेरे से ज्यादा होंगे। ठीक है, हर एक त्योहार पे उसको तो नई साड़ी चाहिए, उसके तो फिर मेकअप वेकअप भी होना पड़ेगा ना। आपको तो कुछ नहीं, आपको तो बस पढ़ना है। ठीक है, हाँ जी। तो आयनिक यौगिकों में नहीं होता है दिशात्मक गुण। दिशात्मक गुण आयनिक यौगिक आयनिक बंध अदिशात्मक होता है। ओके, ठीक है। आप जो भी हैं आप पढ़ने पे ध्यान दे, बाकी चीजें करने के बजाय। तो आई होप आप अच्छे से डॉक्टर बन जाएंगे, फिर आप अच्छे लाइफ उनको दे पाएंगे। ओके, हाँ जी। अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु का आयनिक बंध की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, क्या वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर उतनी तेजी से खींचेगा? ओके, हाँ जी। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन का आंसर दो। अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु का आयनिक बंध की प्रबलता पर क्या प्रभाव है? यार जितनी ज्यादा विद्युत ऋणता, जैसे कि सीजियम की सबसे कम, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता जितनी ज्यादा है वो उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो आयनिक बंध उतना मजबूत होगा ना। विद्युत ऋणताओं का अंतर बढ़ेगा तो आयनिक बंध मजबूत होगा। तो यार आयनिक बंध की प्रबलता बढ़ती चली जाएगी। यस और नो? तो बी आंसर हो गया। ठीक है, ओके, बस खत्म। ओके, हाँ जी। फिर इसके बाद अगला लेक्चर नंबर 16। लेक्चर नंबर 16, लेक्चर नंबर 16 जलीय विलयन में आयनिक गतिशीलता क्रम, मतलब जल योजन ऊर्जा, जालक ऊर्जा पे क्वेश्चन आएंगे इसमें लेक्चर नंबर 16 में। सर ये सब क्वेश्चंस मिल जाएगा प्लीज सर दे दीजिएगा। कहाँ दे दीजिएगा बेटा? तुम्हारे कोर्स में ही है, मैं अलग से थोड़ी दे रहा हूं। हाँ जी, आयनिक यौगिकों की गतिशीलता क्रम बेटा मुश्किल से कुछ मिनट और चलेगी फिर बंद। ठीक है, फिर बचे हुए क्वेश्चंस अपन यहां पर हाँ जी, चलो ठीक है, पढ़ लो यार, पढ़ लो। ठीक है, ओके। सर आप रह गए, बच्चे कितने आगे जा रहे हैं आपसे। हाँ जी, जलीय विलयन में आयनिक गतिशीलता। देखो, जो छोटा आयन होता है जल में डालने के बाद वो बड़ा हो जाता है, तो बड़ा आयन हो गया तो उसकी गतिशीलता घट गई, छोटे आयन की गतिशीलता ज्यादा रहेगी। तो सिंपल सा ध्यान रखो, ऊपर से नहीं जाने पे गतिशीलता बढ़ती है क्योंकि चालकता बढ़ती है। तो यहां पर ऊपर से नहीं चलेंगे तो चालकता बढ़ती जाएगी। तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की चालकता सबसे ज्यादा होगी। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, पढ़ाया हुआ है। हाँ जी, निम्न में से किस सल्फेट की विलेयता सर्वाधिक होती है? किस सल्फेट की विलेयता सर्वाधिक होती है? सल्फेटों की विलेयता, सल्फेट कॉमन आयन है, सब में सल्फेट 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 आ रहा है, कॉमन आयन लार्ज, तो विलेयता घटती जाएगी। लव हेट दोनों दिल से, लव हेट दोनों दिल से। इफ कॉमन आयन इज लार्ज देन सोलिबिलिटी डिक्रीज, सोलिबिलिटी डिक्रीज। ऊपर से नहीं चलने पे सोलिबिलिटी घटेगी। सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा? जो ऊपर वाला होगा, मतलब बेरिलियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? ओके, हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखो, निम्न में से किसको गर्म करने पर CO2 सर्वाधिक आसानी से उत्सर्जित हो जाएगी? तो जरा देखो ध्यान से, गर्म करना, गर्म करना है तो कौन जल्दी टूटेगा? गर्म करने पर कौन जल्दी टूटेगा? तो ध्यान रखें बेटा कि देखो यहां पर धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट को गर्म किया जाता है।
किसी भी धातु कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, अरे 2 बजे कोई क्लास नहीं है, धातु कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, तो धातु कार्बोनेटों को गर्म करने पर उनके ऑक्साइड बनते हैं, पहली बात तो, प्लस CO2 गैस मुक्त होती है। किसी भी धातु कार्बोनेट को गर्म किया जाए तो उसके ऑक्साइड बनते हैं और CO2 गर्म होती है, सिवाय सोडियम का कार्बोनेट, पोटेशियम का, रुबिडियम का एंड सीजियम का, इनके कार्बोनेटों को छोड़ करके। इनका ताप स्थायित्व तो बहुत ज्यादा होता है, अधिक तापीय स्थायित्व के कारण ये नहीं टूटते हैं। इनका ताप स्थायित्व तो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये नहीं टूटते, बाकी सब टूट जाते बेटा। तो देखो ध्यान से, सोडियम कार्बोनेट नहीं, पोटेशियम कार्बोनेट नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेटों का ताप स्थायित्व तो ऊपर से नीचे चलने पे बढ़ता जाता है, कार्बोनेटों का ताप स्थायित्व तो ऊपर से नीचे चलने पे बढ़ता जाता है, याद है, कॉमन आयन। यहां पर अगर बहु परमाणविक ऋणायन है तो बहु परमाणविक ऋणायनों में ताप स्थायित्व बढ़ता जाता है, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, इसका ताप स्थायित्व कम, तो ये आसानी से CO2 देगा। बोलो ना, आवाज आ रही है? मैग्नीशियम कार्बोनेट ज्यादा आसानी से बेटा क्या दे देगा, CO2 दे देगा एज कंपेयर टू कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट नीचे आता है ना, तो तापीय स्थायित्व से ये क्वेश्चन होगा, तापीय स्थायित्व से ये क्वेश्चन होगा, तापीय स्थायित्व से ये क्वेश्चन होगा, तापीय स्थायित्व से क्वेश्चन होगा। ये बात इसको लिख लेना कि कोई भी धातु कार्बोनेट होता है, गर्म करने पर अपना ऑक्साइड बनाएगा प्लस CO2 देगा। तो जैसे कि देखो, अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करूं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO प्लस CO2 गैस निकलेगी, यहां पर ज्यादा आसानी से निकल जाएगी। ओके, समझ में आया? समझ में आया? किसी भी धातु कार्बोनेट, ये कार्बोनेट ही तो है, किसी भी धातु कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो वो अपने ऑक्साइड देता है प्लस CO2 देती है, लेकिन सिवाय इनको छोड़ करके सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम भी दे देता है, क्योंकि लिथियम मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है, नालायक है, दूसरे वर्ग के साथ समानता दर्शा रहा है, हाँ या ना? तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा, ये दोनों टूटेंगे, ये दोनों तो टूटेंगे ही नहीं, ठीक? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, सी। ओके, हाँ जी भाई, फिर गड़बड़ न हो जाए कहीं। हाँ जी, अब हाँ जी, BaSO4 पानी में कम विलेय है। अब कम विलेय है, विलेयता जालक ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करती थी। अगर जलयोजन ऊर्जा ज्यादा जालक ऊर्जा से तो घुल जाएगा, अगर जालक ऊर्जा ज्यादा तो नहीं घुलेगा। तो कम विलेयता है मतलब इसकी जालक ऊर्जा ज्यादा है, इसकी जालक ऊर्जा ज्यादा है। अरे जालक ऊर्जा ज्यादा है ना, तभी तो नहीं घुल रहा, हाँ है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। किसकी जलयोजन ऊर्जा जालक ऊर्जा से ज्यादा है? जलयोजन ऊर्जा ज्यादा जालक ऊर्जा से, मतलब वो कंपाउंड घुल रहा होगा, मतलब विलेयता के आधार पे आंसर देंगे, विलेयता के आधार पे आंसर देंगे। कौन सबसे ज्यादा घुलनशील है? कौन सबसे ज्यादा घुलनशील है? सल्फेटों की विलेयता कॉमन आयन लार्ज हो तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। इफ कॉमन आयन लार्ज, सोल्युबिलिटी विल बी डिक्रीज। कॉमन आयन लार्ज है, सोल्युबिलिटी घटती जाएगी। सबसे ज्यादा सोल्यूबल मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का जलयोजन ऊर्जा ज्यादा होगी जालक ऊर्जा से, जो घुल जाए। ओके, हाँ जी। क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेटों की विलेयता कॉमन आयन सल्फेट है, लार्ज है तो विलेयता घटती जाएगी। तो बेरिलियम का सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम का, फिर कैल्शियम का, फिर स्ट्रोंशियम का, फिर बेरियम का। अब यहां पे एम ही लिखा हुआ है, एम का मतलब मैग्नीशियम है। हो गई होगी टाइपिंग मिरर, ठीक है। ओके,
हाँ जी, किसका गलनांक सबसे कम होता है? गलनांक लेटिस एनर्जी के बिहाफ पे देख लो, गलनांक लेटिस एनर्जी के बिहाफ पे देख लो, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें CaF2, फिर CaCl2, फिर CaBr2, फिर CaI2, तो भाई साहब यहां पर सबसे ज्यादा गलनांक होगा CaF2 का। क्यों? क्योंकि यहां पे जालक ऊर्जा, देखो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेटिस एनर्जी के, जिसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा उसकी जालक उसका गलनांक ज्यादा। और देखो जालक ऊर्जा ऊपर से नीचे चलने पे घटती जाती है, यहाँ F माइनस है, यहाँ Cl माइनस है, यहाँ Br माइनस है, यहाँ I माइनस है, तो जालक ऊर्जा घट रही होगी ना, तो लेटिस एनर्जी डिक्रीज, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीज। तो सबसे कम गलनांक वाला है CaI2। यस और नो? तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CaI2। क्लियर हुआ? ओके, खत्म। हाँ जी, खत्म, ठीक, ओके ओके। यह कुछ क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए बेटा। अब बचे हुए कुछ डिस्कशन ना अपन बाद में कर लेंगे, ठीक है? ओके, सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में EN का क्रम बता दीजिए, पढ़ाया था जब कहाँ गए थे। ट्रिपल बॉन्ड वाले में एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, उसकी विद्युतता ज्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड वाले की, फिर सिंगल बॉन्ड वाले की। यस और नो? क्लियर हो गया बेटा? तो आई होप आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी। जो बच्चा है उसको भी अपन कवर करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? हाँ जी, जो बच्चा हुआ है उसको भी सर जी बाद में कब, देखो ध्यान से, थोड़ा थोड़ा टाइम सब में देंगे, हर एक तरीके से कर लेंगे, हर एक क्लास के बीच में डिस्कस कर लेंगे। ओके, हर एक क्लास के बीच में डिस्कस कर लेंगे। ओके, अभी 4 बजे क्लास है, 4 बजे वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे बच्चा हुआ होमवर्क। ओके, अब लेकिन होमवर्क डिस्कस करेंगे 17, 18, 19 वाला, ठीक है? क्योंकि बीच वाले इन्होंने नहीं किया है। ये क्या लिखा है? ये लिखा है बैकलॉग सीरीज थी केमिकल बॉन्डिंग की, वो हमने देख ली। अब जरा देखो ध्यान से, संडे को मतलब कल, संडे कल है, तो कल 11 बजे से बैच 2 की एक्स्ट्रा क्लास है। कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ेंगे बेटा। तो खाना पी के खा के आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। संडे को आपका कोई टेस्ट नहीं है। अच्छे से सारी बातें क्लियर करनी है और सारी बातें समझनी। और हाँ, बैच 2 वाले बच्चे थोड़ी देर के लिए और रुक जाएं, और बैच 1 वाले बच्चे अब जा सकते हैं बेटा। आप यहां पर सारी बातें समझ चुके हैं। ओके, तो अब बचा हुआ काम अपन बाद में करेंगे। अब बात करते हैं बेटा बैच 2 वालों के लिए। 8 से ले लीजिए यार, 8 से ले लूं क्या? ऐसा करते हैं 9 बजे से ले लेते हैं, फिर 9 बजे से रख लेते हैं क्लास। 9 बजे से रख ले, 9 बजे से रख ले बेटा, 9 बजे से। ठीक, ऐसा करते इसको 9 AM से कर लेते हैं। खुश? 9 AM से कर लेते हैं, ठीक है? 9 बजे से आपकी कल क्लास है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, वरना फिर बाद में बच्चे जो कुछ अभी चले गए होंगे उनको दिक्कत आ जाएगी। ठीक, ओके? 9 बजे से अब इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, वरना फिर बाकी बच्चों को प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, जो चले जा चुके होंगे, कोई बच्चा बीच में चला गया होगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी बेटा। ठीक, ओके? एक्स्ट्रा क्लास की टाइमिंग है 9 बजे से, बता दीजिएगा आप बाकी बच्चों को भी। सर आप बैच 2 वालों को ज्यादा मानते हो? नहीं बेटा, वो पीछे चल रहे हैं, इसलिए फिर दोनों को साथ में लूंगा। ठीक है, बात ये। यस पटेल बेटा, वो पीछे चल रहे हैं, उनका छूटा हुआ है इसलिए, और कुछ नहीं। और दोनों को साथ साथ बढ़ाना है, फिर दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? अगर मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूं, वो बोलेंगे नहीं आया मेरे को, दो मैंने पढ़ाया नहीं, तो फिर नहीं आएगा ना, तो दिक्कत वहां पे हो जाएगी, और कुछ नहीं। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से यहां पर आगे। अब आगे, हाँ जी, केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया है बेटा तुम्हारा, दोनों बैच में खत्म हो चुका है केमिकल बॉन्डिंग, कोई दिक्कत नहीं। दोनों बैच में खत्म हो चुका है केमिकल बॉन्डिंग, कोई दिक्कत नहीं। बस हम संडे को क्लास लेंगे, उस संडे वाली क्लास में बहुत कुछ अपन खींच लेंगे। ठीक है, ओके? अब आगे की बात कि यार जो बैच 2 वाले बच्चे हैं, बैच 2 वाले बच्चे हैं, ओके, ये बैच 1 के साथ मर्ज हो चुके। तो हमने बेटा याद करो, हमने केमिकल बॉन्डिंग में
बहुत कुछ अभी पढ़ना बाकी है, ठीक है। संकर्ण पढ़ना है, उसके बाद में द्विध्रुव आगुण पढ़ना है, थोड़ा अनुनाद पढ़ना है, फिर उसके बाद कुछ बॉन्ड पैरामीटर पढ़ने हैं, फिर देन उसके बाद एमओटी पढ़नी है। तो उसकी बात फिर अपन अलग से सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। सर आपने जो सर आज हम पढ़ेंगे उसको हम कहां से क्या करेंगे, ठीक है। तो जरा देखो ध्यान से, थोड़ा सा आपको एक मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ पेज छोड़ने पड़ेंगे, कुछ पेज छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि पीछे उसको कवर करवाना पड़ेगा, और कवर करवाना पड़ेगा तो आपको कुछ पेज छोड़ने पड़ेंगे। तो आप कम से कम ये मान के चलो लगभग 15 पेज तो छोड़ के चलो, लगभग बेटा 15-16 पेज छोड़ के चलो। 15-16 छोड़ करके फिर आप 4 बजे वाली क्लास देखना, 15-16 पेज छोड़ना, फिर 4 बजे वाली क्लास देखना, ठीक है। कम से कम एटलीस्ट 15-16, ठीक है, ओके। एटलीस्ट 15-16 तो अपन को छोड़ने पड़ेंगे यार, क्या करें, उसको कवर लिखना तो पड़ेगा ना। एटलीस्ट 15-16 पेज आपको छोड़ने हैं, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके ओके, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी है, उसमें कुछ कर नहीं सकता मैं भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू। बढ़ता क्रम घटता क्रम वापस समझा दो। कौन सा बढ़ता क्रम घटता क्रम बेटा? पवन फुलवारिया। उसी लेक्चर को दोबारा देख लेना, क्या दिक्कत आ रही है? लेक्चर को दोबारा देख ले, उसमें पूरी चीजें डेप्थ में मिल जाएगी। लाइव ये ऑनलाइन पढ़ने का सबसे बढ़िया फायदा है कि मैं उसी लेक्चर को दोबारा देख सकता हूं, भले टीचर हो या ना हो। ये सबसे बढ़िया फायदा है, तो वहां से उसको देख लेना बेटा, और ज्यादा चीज को देखने को मिलेगी। ओके, ठीक है, हाँ जी, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। और जरा देखो ध्यान से, कल की क्लास 9 बजे से है। कल 9 बजे से तुम्हारी क्लास है, 5-6 घंटे अपन पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारी चीजें अपन कवर कर लेंगे। ओके, फिर एक आध दिन 2 बजे मैं क्लास ले लूंगा। मैं वैसे चाहता नहीं हूं तुम्हारी 2 बजे क्लास हो, क्योंकि बहुत लंबा शेड्यूल हो जाता है, फिर तुम्हारा 10 बजे तक 10:30 बजे तक फिर रोते रहते हो तुम। ओके, तो संडे को अपन पढ़ लेंगे, बाई चांस अगर जरूरत पड़ी तो फिर मंडे को क्लास ले लेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।